Assalamualaikum. Welcome to the Software Verification and Validation course in lecture number 4. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 बल्कि पिछले कई लेक्चर से हमने चैप्टर 8 ही स्टार्ट किया हुआ है जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का है। और हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लेवल पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इंस्पेक्शंस और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और उनको हमने कई एग्जांपल्स के ज़रिए देखा। कंपोनेंट टेस्टिंग, डेवलपमेंट टेस्टिंग, रिलीज़ टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की। हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहाँ से आगे बुनियादी तौर पे हमारे पास टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ आती हैं। हम आज देखेंगे कि कितनी तरह की टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहली जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो है पार्टीशन टेस्टिंग, where you identify the group of items, where you identify the group of inputs that have the common characteristics should be processed in the same way। हम ये देखते हैं कि बेसिकली वो यूनिट्स और वो ग्रुप्स तलाश करते हैं जिनके अंदर जो इनपुट है वो एक जैसी जाए, यानी उनका जो काम करने की नोयत है वो एक जैसी होनी चाहिए। उनमें डाटा भी ज़ाहिर है एक किस्म का जाएगा। तो बेसिकली उन ग्रुप्स को अलग करना है और फिर हम उसमें एक ही किस्म का डाटा एक ही वक्त में पास कर देते हैं ताकि वो जल्दी प्रोसेस हो जाए। तो पार्टीशन टेस्टिंग में हमने ग्रुप्स बनाने होते हैं और ग्रुप्स किस बेस पे बनेंगे, जिनके कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होंगे। ऑफ कोर्स कॉमन करैक्टरिस्टिक्स वाले का डाटा ही एक जैसा जा सकता है, अगर डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं तो वो तो फिर ग्रुप बन ही नहीं सकता। You should choose the test from the each test group, यानी हर टेस्ट ग्रुप में से हम मुख्तलिफ टेस्ट चूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो स्ट्रेटजी होती है वो गाइडलाइन बेस्ड टेस्टिंग होती है। इसके अंदर वेयर यू यूज़ द टेस्टिंग गाइडलाइन टू चूज टेस्ट केसेस, यानी इसमें बेसिकली गाइडलाइन मिलती है। अब गाइडलाइन आपका टीम लीड भी दे सकता है, हेड जो होगा उस प्रोजेक्ट का वो भी दे सकता है, क्योंकि उसका वो पहले कोई एक्सपीरियंस है, वो पहले से जानता है कि भाई इस तरह की एप्लीकेशन या इस तरह का सॉफ्टवेयर पहले टेस्ट हो चुका है, उसमें मैंने इस तरह का डाटा दिया था और उससे वो टेस्टिंग मुकम्मल हो गई थी। तो ये गाइडलाइन बेस्ड टेस्टिंग है। इसमें वही शख्स अपने पुराने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे या प्रोग्रामर्स अपने पुराने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे वो टेस्ट केसेस बनाते हैं और फिर उनको आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। पार्टीशन टेस्टिंग में जैसे मैंने डिटेल इसकी अगर कहूँ, इनपुट डाटा and output results often fall into the different classes where all member of the class related। वही बात कि डिफरेंट क्लासेस होंगी लेकिन उन क्लासेस के अगर करेक्टरिस्टिक्स यानी डाटा मेंबर्स जो हैं वो एक जैसे हैं तो तब उनके अंदर जाहिर है दो क्लासेस हैं, दोनों में रोल नंबर पास हो रहा है, नोयत भी सेम है, डाटा भी सेम है। Each of these classes equivalence partition or domain where प्रोग्राम बिहेव द इक्वलेंट विच ईच क्लास मेंबर। क्योंकि डाटा मेंबर्स एक जैसे हैं, उनको डाटा एक ही प्रोवाइड किया जाएगा तो उनका बिहेवियर भी बराबर होगा। ऐसा नहीं कि जी डाटा एक दिया, ये भी पता है कि अंदर डाटा मेंबर भी सेम है और फिर जब रिज़ल्ट आए वो बिल्कुल डिफरेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। वजह फिर यही होगी उसकी कि आपने ग्रुप आइडेंटिफाई सही नहीं किए या ऐसा ग्रुप बना दिया जो कि बनता नहीं था। द टेस्ट केसेस शुड बी चूजन फ्राम द ईच पार्टीशन। हर पार्टीशन की बुनियाद पे टेस्ट केसेस बनाए जाएंगे। अब आपके सामने डायग्रामेटिकली जो है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे पास जो पॉसिबल इनपुट्स हैं वो बुनियादी तौर पर ये अब आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे इनपुट ज़ाहिर है सर्कल की फॉर्म में मैंने दिखाई हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ये आप देखें कि इनपुट्स हैं, पॉसिबल हैं। पॉसिबल का मतलब है इसमें कई तरह की इनपुट्स होंगी, ये सिस्टम को दी जाएंगी और इसमें से हमें जो आउटपुट मिलेगी वो ये मिलेगी और उसमें से जो दो इक्वलेंट हो यानी होंगी वो मतलब ये बराबर हो गई। अब ये दोनों सिस्टम से गुजारी जाएंगी, दोनों की अगर आउटपुट ऐसी आती है तो इसका मतलब है कि ये इक्वलेंट हैं, इनकी आउटपुट भी इक्वलेंट है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दो सर्कल एक जैसे हैं, तभी हम इनको यहाँ पे इक्वलेंसी जाहिर करा रहे हैं। यहाँ पे इक्वलेंस पार्टीशन की जो फर्दर एग्जांपल है, यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ इनपुट वैल्यूज़ हैं लेस दैन 4,
3 आ गया इसमें, बिटवीन 4 and 10, 4 और 7 और 10 जो है वो इसमें लाई कर रहा है, और 11 जो है वो मोर देन 10 में चला गया। इसी तरह अगर इस तरह वैल्यूज़ हैं कि लेस दैन 10,000 तो यहाँ पे ये आ गया। ये देखें कि जहाँ जहाँ वो वैल्यू लाई कर रही है हम उसको उसी ग्रुप में डाल रहे हैं। तो हम ये बल्कि पार्टीशंस वगैरह ऐसे ही बनाते हैं। तो ये इन सच दैट अनदर टेक्निक जो स्ट्रेटजी हमने देखी है वो टेस्टिंग गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन टेस्टिंग है। टेस्ट सॉफ्टवेयर विद द सीक्वेंस है विच ओनली द सिंगल वैल्यू। जैसे मैंने बताया है कि इस टेक्निक के अंदर बुनियादी तौर पे वो लोग अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे टेस्ट केसेस बनाते हैं, और जिसमें ज़ाहिर है कोई सिंगल वैल्यू हो सकती है, कोई सीक्वेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी और डाटा से कोई डाटा ड्राइव हो सकता है। तो ये बेसिकली इसमें होता है टेस्ट सीक्वेंस, और ज़ीरो लेंथ जो सीक्वेंस है वो 0 से स्टार्ट हो सकता है, एंड सो फोर्थ। जर्नल टेस्ट गाइडलाइंस क्या हैं? चूज़ द इनपुट दैट फोर्स द सिस्टम टू जनरेट ऑल एरर मैसेज, यानी वो इनपुट चूज़ करें जिसमें आपको ये लगता हो कि सिस्टम कोई एरर शो करे। अगेन यहाँ पे फिर वही बात आ गई है कि एरर हमने एक्सपोज करने हैं। अगर हम उनको छुपा देंगे तो जाहिर है वो क्लाइंट साइड पे निकलेंगे। तो बुनियादी तौर पर इनपुट इसलिए चूज़ की जाती, ऐसी चूज़ की जाए जिससे एरर निकले बाहर, मैसेज आए, ताकि फिर उनको ठीक किया जाए इस स्टेज के ऊपर। ऐसी इनपुट हम नहीं चूज़ करेंगे, यानी जितनी भी पॉसिबल इनपुट बन सकती हैं आप बनाएं, इस चीज़ से बिल्कुल बरक्स हो के कि जी एरर आ गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं करना। डिज़ाइन द इनपुट टू काज द इनपुट बफर टू ओवरफ्लो, यानी ऐसी इनपुट चीज़ यानी अगर ओवरफ्लो करके देखना है कि वाकई वैलिड नंबर्स पे ओवरफ्लो हो रहा है, या कोई ऐसा नंबर पे ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा कि जो रिक्वायर्ड हो। रिपीट द सेम इनपुट सीरीज़, बार बार आप एक इनपुट दें ताकि आप उसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकें। फोर्स इनवैलिड आउटपुट टू बी जनरेटेड, और यानी ऐसी इनपुट जनरेट होनी चाहिए जो इनवैलिड हों। ऑफ कोर्स इनवैलिड होंगी तो एरर्स आएंगे। फोर्स कंप्यूटेशन रिजल्ट्स टू बी द लार्ज और टू बी स्मॉल, जो आपके कंप्यूटेशनल कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं आप उसमें बिल्कुल माइनर वैल्यूज़ दे के कैलकुलेशन छोटी भी चेक करें और बड़ी कैलकुलेशंस भी दे के देखें। ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम अगर छोटी वैल्यूज़ दें तो सही परफॉर्म कर रहा है, वैल्यूज़ बढ़ती हैं तो सिस्टम रिज़ल्ट ही गलत दे रहा है, तो वो तो फिर सिस्टम करेक्ट नहीं होगा। ऑफ कोर्स उसमें कोई प्रॉब्लम है, या लार्ज वैल्यू पे सही काम कर रहा है, स्मॉल वैल्यू पे सही नहीं काम कर रहा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप उसको हर तरह की वैल्यूज़ दें, लार्ज भी और स्मॉल भी। अगर दोनों केसेस में रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं सिस्टम के, तो फिर इसका मतलब है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बात करेंगे कंपोनेंट टेस्टिंग क्या होती है। लास्ट टाइम भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, आज हमें इसको फिर डिस्क्राइब करते हैं। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आर ऑफन कंपोजिट कंपोनेंट दैट आर मेड ऑफ द सेवरल इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, के कई ऑब्जेक्ट से मिल के कंपोनेंट्स बनते हैं। यानी मैंने आपको कहा था एक तो यूनिट टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग में तो कोड के अंदर छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। कंपोनेंट टेस्टिंग में मैंने कंपोनेंट लेवल के ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि सिस्टम को आप 5 कंपोनेंट में या 10 कंपोनेंट में डिवाइड कर लें, फिर हर कंपोनेंट के अंदर ज़ाहिर क्लासेस भी होंगी, उनके मेथड्स भी होंगे, उनकी तमाम जो डिस्क्रिप्शन है उसमें होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर स्टेशन सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो हम पिछले कोर्स में एज ए केस स्टडी के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगेन उसको आप ज़हन नशीन कर लें, अगर भूल गया है तो वो कोर्स भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। द रिकन्फिगरेशन कंपोनेंट इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स दैट डील विद द ईच एस्पेक्ट ऑफ द रिकन्फिगरेशन। तो बेसिकली उसके अंदर जो कंपोनेंट्स की रिकन्फिगरेशन होनी है वो उसकी टेस्टिंग करना। फ़र्ज़ करें कि 4 कंपोनेंट मिल के बन के, यानी कंपोनेंट 2 और 1 जो है वो आपस में इंटीग्रेट हो के कोई रिज़ल्ट अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर फ़र्ज़ करें उसकी कन्फिगरेशन चेंज हो जाए तो क्या फिर भी वो कंपोनेंट मिल के ऐसा कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी सी अगर रिकन्फिगरेशन कर दी, मैंने चेंज कर दिया, तो फिर वो 1 और 2 या 1 और 4 आपस में इंटीग्रेट ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए हमें।
You can access the functionality of these objects through the define the component interface. बेसिकली ये कंपोनेंट का जो इंटरफेस होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के साथ इंटरेक्ट करना होता है दूसरे कंपोनेंट ने। अगर वही एक्सेस नहीं कर पा रहे आप, यानी उस यानी इंटरफेस के ज़रिए आप उसके ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है इंटरफेस सही नहीं है या उस कंपोनेंट में कोई ख़राबी है, ये चीज़ हो सकती है। Testing composite component should therefore the focus on showing that the component interface behaving according to their specification. वही बात कि कंपोनेंट लेवल पे टेस्टिंग के बाद हम ये कह रहे हैं कि अगर हम उसके इंटरफेस को चेक कर रहे हैं, उसको करने का मकसद ये है कि उसको कोई दूसरा कंपोनेंट उस इंटरफेस को इस्तेमाल करेगा तो क्या उसका जो बिहेवियर है वो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यू कैन अज्यूम दैट द यूनिट टेस्टिंग ऑन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विद इन द कंपोनेंट हैव बीन कंप्लीटेड, कि कंपोनेंट के अंदर ज़ाहिर है छोटे छोटे फंक्शंस होंगे, उनको यूनिट टेस्टिंग के ज़रिए आप पहले टेस्ट कर चुके हों, उनमें अगर कोई ख़राबी नहीं है तो ओवरऑल कंपोनेंट में भी कोई ख़राबी नहीं आएगी। अगर आपने लोअर लेवल पे कोई टेस्ट सही नहीं किए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो ऑफ कोर्स वो फिर आगे जब कंपोनेंट एज ए दूसरे कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो प्रॉब्लम ज़ाहिर होगी और फिर वो जो आप काम करना चाहते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अनदर थिंग, इंटरफेस टेस्टिंग। तो इंटरफेस टेस्टिंग के अंदर बुनियादी तौर पर जो आपकी कंपोनेंट का इंटरफेस भी हो सकता है, एप्लीकेशन का इंटरफेस भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव आर टू डिफेक्ट्स फॉल्ट्स ड्यू टू द इंटरफेस एरर और इनवैलिड अजम्पशन अबाउट द इंटरफेस, के आपने सोचा था कि इस तरह का इंटरफेस होगा, इस तरह के बटन्स होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन जब आपने उसको टेस्ट किया तो वैसा आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। इंटरफेस टाइप में बेसिकली पैरामीटर इंटरफेसेस होते हैं जिसमें डाटा बेसिकली एक फ़ंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाता है यानी आप एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं, या क्योंकि वो डाटा ज़ाहिर है एक प्रोसीजर पूरा काम करेगा, उसका रिज़ल्ट फिर आगे किसी और प्रोसीजर में जा रहा है, तो ये मतलब इंटरफेस है। शेयर्ड मेमोरी इंटरफेसेस होते हैं, जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा है कि शेयर्ड मेमोरी वाले कई सिंक्रोनाइजेशन, क्रिटिकल सेक्शन, इस तरह की चीज़ें, जहाँ पे एक जो ब्लॉक है वो कई कंपोनेंट्स या कई फंक्शन उसको शेयर करते हैं, तो ये चीज़ चेक करनी पड़ती है। प्रोसीजरल इंटरफेसेस, जैसे एक सिस्टम को आप सब सिस्टम में देखते हैं, तो अब एक बड़े सिस्टम के अंदर कई सब सिस्टम अगर होते हैं तो उनको इंडिविजुअली टेस्ट करना और फिर उनको कंबाइन करना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैसेज पासिंग इंटरफेस, सब सिस्टम रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द वन फ्रॉम अदर सिस्टम्स, यानी एक सब सिस्टम को आपने रिक्वेस्ट भेजी और उसने ज़ाहिर है अपनी सर्विसेज किसी और सब सिस्टम को देनी है, तो इंटरफेस टेस्टिंग में ये चीज़ें होती हैं कि भाई एक कंपोनेंट को, एक हिस्से को आप दूसरे हिस्से से जो ओरिजिनेट कर रहे होते हैं कि एक हिस्सा अपनी आउटपुट देगा, वो अगले हिस्से की शायद इनपुट बन जाए, तो इस चीज़ को बेसिकली, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें एक कंपोनेंट का रिज़ल्ट ही सही नहीं आ रहा, तो वो रिज़ल्ट अगर अगले किसी कंपोनेंट में जाना है, ऑफ कोर्स वो आगे वाला भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप अगर एक कंपोनेंट को रिज़ल्ट सही दे रहा है तो फिर ज़ाहिर है आगे इनपुट भी सही जाएगी। अगर वही बात है ना कि अगर इनपुट ही सही नहीं जाती तो फिर अगले कंपोनेंट्स तो वो अपना रिज़ल्ट जो हैं वो एबनॉर्मल और वायलेशन की तरफ चला जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है वो इंटरफेस टेस्टिंग में आप देखें, टेस्ट केसेस आपने लिखे, ये इंटरफेस है। अब बुनियादी तौर पर ये इंटरफेस ये वाला है, ये वाला है, ये वाला और ये वाला भी, यहाँ से बेसिकली वो फिर डाटा आगे जाता है, ए में जा सकता है, बी में जा सकता है। यहाँ से बेसिकली अगर आप देखें कि ए से डाटा जो है वो रिज़ल्ट वो बी की तरफ भी जा रहा है, सी की तरफ भी जा रहा है। अगर यहीं से आउटपुट जो है वो सही नहीं ट्रांसफ़र हुई तो बी कंपोनेंट के अंदर भी रॉन्ग रिज़ल्ट गया, सी के अंदर भी रॉन्ग रिज़ल्ट गया, जिसकी वजह से बी और सी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली ओरिजिनेशन जो है वो अगर सही तरीके से नहीं होती। अब इंटरफेस एरर्स क्या हो सकते हैं, डिफेक्ट्स कौन से हो सकते हैं?
एक तो इंटरफेस मिस यूज़ हो, ए कॉलिंग कंपोनेंट कॉल्स अनदर कंपोनेंट दैट मेक्स एन एरर, यानी जब एक कंपोनेंट दूसरे किसी कंपोनेंट को गलत ऑर्डर के अंदर कॉल करना शुरू कर दे। यानी अगर फ़र्ज़ करें ए बी को कॉल कर रहा है, अब कोर्स कर तो सकता है वो, लेकिन अगर ए ने बी को कॉल नहीं करना, पहले सी को कॉल करना है, तो ऑर्डर गलत हो गया, तो इसकी वजह से रिज़ल्ट भी गलत हो जाएंगे। इंटरफेस मिसअंडरस्टैंडिंग, ए कॉलिंग कंपोनेंट एम्बेड्स अजम्पशन अबाउट द बिहेवियर इज कॉल्ड कंपोनेंट विच आर इनकरेक्ट। ये वही बात है कि आप कंपोनेंट की जो बिहेवियर है, ये कंपोनेंट से जो चीज़ आप अज्यूम कर रहे हैं, आपकी अजम्पशन अगर गलत है तो उसका बिहेवियर उसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं आएगा। या ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ मैं एक फंक्शन से चाह रहा हूँ वो कोई गलत बिहेवियर दे रहा है, या मैं ख़ुद से गलत अज्यूम कर रहा हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब यही होता है ना कि मैं मतलब किसी चीज़ को गलत जज करता हूँ, किसी चीज़ के बारे में गलत अजम्पशन रखता हूँ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। यही वो बात है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के हवाले से रियल लाइफ में आप देखें कि आप किसी शख्स को ख़ुद से अज्यूम करना शुरू कर दें कि ये जी बंदा झूठ बोलता है, ये बंदा जी ऐसा है वैसा है, लेकिन ये तो आपकी ख़ुद की अजम्पशन है। उसका बिहेवियर या उसका इस तरह अगर आपको तो नहीं पता, आप ख़ुद घर बैठ के अगर अज्यूम करते रहेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है आप किसी को जज नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी वैसे ही अप्लाई होता है। टाइमिंग एरर्स हो सकते हैं। ए कॉल्ड एंड कॉलिंग कंपोनेंट्स ऑपरेट इन डिफरेंट स्पीड एंड आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन इज एक्सेस्ड। कि आपने मतलब अब ये ज़्यादातर एरर्स रियल टाइम सिस्टम में आते हैं कि आपने एक कंपोनेंट से कॉल लेट भेजी, 1 सेकंड का फ़र्क भी आ गया तो अगले कंपोनेंट्स में वो बेसिकली जो टाइमिंग इंफॉर्मेशन है वो जाएगी, जिसकी वजह से उसका रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा है रियल टाइम सिस्टम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वहाँ पे इस तरह के एरर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा आप आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, यानी अपडेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर रहे, कोई पुरानी मिल रही है तो आपका जो कंपोनेंट है उस पुरानी इंफॉर्मेशन के ऊपर अपने रिजल्ट्स दे देगा। अब गाइडलाइंस क्या हैं इंटरफेस को टेस्ट करने की? एंड टेस्ट डिज़ाइन द टेस्ट सो पैरामीटर कैन बी कॉल्ड प्रोसीजर एट द टाइम एक्सट्रीम एंड्स रेंजेस। यानी आप जब टेस्ट करें तो बेसिकली हर रेंज उसके अंदर होनी चाहिए कवर, कोई उसमें रह ना जाए। अगर आप सारी छोड़ दें, भाई ठीक है जी ये वाली रेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, या मेरे जहन में ऐसा हो सकता है कि मैं जब टेस्ट कर रहा हूँ मेरे जहन में वो रेंज ही नहीं आ रही नंबर्स की, तो ये तो एक ऐसा समझ लें बैड लक है या आपका मतलब कोई कंसेप्चुअल वीकनेस हो सकती है। ऑलवेज टेस्ट पॉइंटर पैरामीटर विद नल पॉइंटर्स। बेसिकली तमाम जो पॉइंटर्स के अंदर अगर काम हो रहा है तो वो नल पॉइंटर्स के ज़रिए आपने चेक करना है उनको। डिज़ाइन द टेस्ट विच काज अ कंपोनेंट टू फेल। वही बात कि आपने टेस्ट केसेस ऐसा बनाना है जिससे वो कंपोनेंट फेल हो भी, यानी जब फेल होगा तभी एरर्स निकलेंगे ना बाहर। यूज़ स्ट्रेस टेस्टिंग टू मैसेज पासिंग सिस्टम, कि आप बार बार मैसेजेस दें सिस्टम को, फिर आप चेक करें कि कहीं वो डाउन तो नहीं हो जाता, उसकी स्पीड कंसिस्टेंट आ रही है। इसको बेसिकली स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं। इन शेयर्ड मेमोरी सिस्टम वेरी अर्डर टू विच द कंपोनेंट आर एक्टिवेटेड, क्योंकि शेयर सिस्टम के अंदर मैंने आपको कहा है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो कई ऑब्जेक्ट्स ने अगर शेयर करना है तो उनका ऑर्डर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो ब्लॉक एक्टिवेटेड है या नहीं है, क्योंकि अगर ब्लॉक एक्टिवेट नहीं है तो कोई भी उसको शेयर नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये गाइडलाइंस हैं बेसिकली, और भी गाइडलाइंस हो सकती हैं लेकिन ये हमारे कोर्स का हिस्सा हैं। इन्हीं गाइडलाइंस की बेस के ऊपर ही आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो बनेंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हों इससे। अब आगे जो टॉपिक है हमारा वो सिस्टम टेस्टिंग है। सिस्टम टेस्टिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग द कंपोनेंट्स टू क्रिएट द वर्जन ऑफ द सिस्टम दैन टेस्टिंग द इंटीग्रेटेड सिस्टम। वो तमाम कंपोनेंट लेवल पे टेस्टिंग आपने कर ली, अब उनको इंटीग्रेट करने का टाइम है। उनको आपस में आप जोड़ेंगे के बाद जाहिर है वो एक सिस्टम का नया वर्जन बनेगा,
और फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। इंटीग्रेशन के दौरान भी एरर आ सकता है। द फोकस इन द सिस्टम टेस्टिंग इज टेस्टिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स। बेसिकली सिस्टम को जब आप मुख्तलिफ पार्ट्स को या कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो इंटरफेस टेस्टिंग तो आप करेंगे ही, साथ आपकी ये चीज़ भी चेक हो रही होगी कि एक कंपोनेंट्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड सिस्टम टेस्टिंग चेक्स द कंपोनेंट्स आर कंपैटिबल, interact correctly and transfer right data at right time across their interface। के सिस्टम टेस्टिंग के अंदर ये चीज़ भी चेक की जाती है कि कंपैटिबल कंपोनेंट्स आपने इंटीग्रेट किए हैं। ऐसा तो कोई कंपोनेंट नहीं लगा दिया जो कि दूसरे कंपोनेंट के साथ इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहा है। एग्जिस्ट मतलब उसकी कोई सॉफ्टवेयर या टेक्निकल को कंपैटिबिलिटी हो सकती है। दूसरा कि डाटा जो है वो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को करेक्टली दे रहा है, राइट और टाइमली दे रहा है। अगर मतलब वो टाइमली नहीं दे रहा और गलत डाटा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ज़ाहिर है आगे जाएगा एज ए इनपुट के तौर पर, उस कंपोनेंट की अंदर भी वो गलत डाटा चला गया तो ओवरऑल रिजल्ट भी गलत आएंगे। तो ये चीज़ मैंने कंपोनेंट लेवल पे भी ज़ाहिर की है, आज के लेक्चर में भी ज़ाहिर की है और अब भी मैं वही ज़ाहिर कर रहा हूँ कि ओवरऑल सिस्टम आपका तभी सक्सेसफुल होगा जब आपने कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग सही की होगी, इंटरफेस टेस्टिंग सही की होगी, यूनिट टेस्टिंग सही की होगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आप कहें जी ओवरऑल देख लेंगे क्या मसला आया है सिस्टम में अब ये तो वही आपकी अजम्पशन है ना, आप कह तो सकते हैं, ऐसा कोई रोक तो नहीं सकता आपको, लेकिन वो प्रॉब्लम ज़ाहिर है अगर आपने वहाँ पे वो कोई छोड़ दी, मिसअंडरस्टैंड कर लिया या मिसप्लेस कर दिया तो फिर आगे वो ज़ाहिर है कैरी होगी प्रॉब्लम और ओवरऑल पूरे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट द एमरजेंट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। आपको याद होगा कि मैंने पिछले कोर्स में एमरजेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम की बात की थी, जिसमें मैंने कहा था रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस ये इम्पॉर्टेंट होती है कि ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी देखनी है, परफॉर्मेंस देखनी है कि क्या वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है, क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। सिस्टम और कंपोनेंट टेस्टिंग। ड्यूरिंग द सिस्टम टेस्टिंग रीयूजेबल कंपोनेंट दैट हैव बीन सेपरेटली डेवलप्ड एंड ऑफ द शेल्फ सिस्टम। ये बात वही पुरानी है, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। उसके बाद यूज़ केस टेस्टिंग क्या होती है। अब यूज़ केस डायग्राम्स हमने पिछले कोर्स में डिटेल से पढ़े हैं, उनको टेस्ट करना। अब वो यूज़ केस बेसिकली आपके तमाम सिस्टम की जो यूजेबिलिटी टेस्टिंग को प्रोवाइड करते हैं, यानी यूज़ केस डेवलप टू आइडेंटिफाई द सिस्टम इंटरेक्शन कैन बी यूज ऑफ द सिस्टम टेस्टिंग। ईच यूज़ केस यूजुअली इन्वॉल्व सेवरल सिस्टम कंपोनेंट्स। आप देखें कि एक यूज़ केस में एक्टर होता है, एक्टर से उस यूज़ केस को वो यूज़ करता है, उसके अगेंस्ट क्या रिज़ल्ट्स आते हैं वो चीज़ चेक की जाती है। और सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली यूज़ केस की डायनेमिक बिहेवियर को कैप्चर करता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इन दोनों को टेस्ट किया जाता है और फिर इनको देखा जाता है। तो इस लास्ट स्लाइड में आप देखें कि ये वेदर वाला वो सीक्वेंस डायग्राम है जो ऑलरेडी हम पिछले कोर्स में भी देख चुके हैं। यहाँ से अब आप देखें कि बेसिकली यहाँ से इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये सैट एक होम का ऑब्जेक्ट है, इसको रिक्वेस्ट गई, इसने फिर वेदर स्टेशन को रिपोर्ट वेदर की रिक्वेस्ट भेजी। उसके बाद वेदर स्टेशन ने आगे गेट समरी यानी कमेंट्स लिंक है उसको भेजी, फिर वेदर डेटा। यहाँ से फिर वो समराइज़ होने के बाद जो भी रिज़ल्ट्स है वो इसके पास आया, इसने आगे रिपोर्ट किया और यहाँ पे फिर एक्नॉलेज कर दिया। यहाँ पे सेंड रिपोर्ट और यहाँ जब इसको मिल गई इसने एक्नॉलेज कर दिया कि मुझे रिपोर्ट मिल गई है। अब आप इस तरह भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि इसको सामने रख के ही सिस्टम टेस्ट होगा। तो बेसिकली आप इस सीक्वेंस डायग्राम को देख के टेस्ट केसेस भी बना सकते हैं कि इनपुट ऑफ द रिक्वेस्ट कैन बी रिपोर्ट शुड हैव एन एसोसिएट द एक्नॉलेजमेंट के एक जब हमने रिक्वेस्ट भेजी उसके अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट भी आ रही है, तो क्या वाकई वो आ रही है, सिस्टम वो रिसीव कर रहा है।
वो कंपोनेंट रिसीव कर रहा है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट आएगी तो तभी वो आगे काम कर रहा है ना। इस डायग्राम को अगेन देखें कि ये एक्नॉलेजमेंट बेसिकली ये बता रहा है कि मुझे ये रिपोर्ट रिसीव हो गई है, तभी ये देखें कि इसकी लाइफ ख़त्म हुई है, वरना तो ये क्रिएट ही रहेगा ना जब तक आप इसको एक्नॉलेज नहीं करोगे। तो इसी तरह फिर सैटकॉम ने फिर इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम को रिपोर्ट भेजी और इसने फिर इस एक्नॉलेज किया, तो यहाँ से सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनको आपने यहाँ से कैप्चर करना है। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आज के लेक्चर में हमने कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग, इंटरफेस टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग को डिटेल से डिस्क्राइब किया। अगले लेक्चर में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में जो बकिया चीज़ें रह गई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।